Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to see the history of English literature, and I'm sure if you are a student of English literature then you will be able to understand and know the history of English literature. तो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश का इतिहास। जो इंग्लिश भाषा हम लोग इतनी दिन से इस चैनल पे पढ़ते आ रहे हैं, या वैसे भी जो हम आप बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, या फिर दुनिया के बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश का इतिहास कि इंग्लिश दुनिया में आखिर आई कैसे। मैं आज आपको इसकी कहानी बताऊंगा पूरा एकदम शुरू से कैसे कैसे ये भाषा बनी। दरअसल एक चीज़ जान लीजिए, इंग्लिश कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कि दो चार लोग मिलके इसका नियम कानून लिख दिए हों कहीं पे। ये एक ऐसी भाषा है जो बहुत सारी भाषाओं से मिलकर तब जाके इंग्लिश भाषा का निर्माण हुआ। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों इतनी सारी भाषाओं को मिलाकर इंग्लिश बनाई गई। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट यही बता दूं कि इंग्लिश बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बनी है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि क्या ज़रूरत थी बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर इंग्लिश भाषा बनाने की। क्या वो लोग अकेले नहीं बना सकते थे? मतलब कुछ लोग एक साथ बैठ जाएं और नियम कानून लिख दें इंग्लिश का, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? तो ये सब जानने से पहले अगर हम लोग ये सब जानना चाहते हैं आखिर बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर ही इंग्लिश भाषा क्यों बनाई गई, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का इतिहास, जो इंग्लैंड था जहाँ से इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली, उस पर क्या क्या हुआ था, मतलब उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। दरअसल एक चीज़ और जान लीजिए, जो इंग्लैंड था ना, मतलब जिसने हमारे ऊपर हुकूमत की, रूल किया, शासन किया, और लगभग आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत चला करती थी, जिसने शासन किया, जब इसने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया, उससे पहले ये खुद दूसरों का गुलाम रह चुका था। बहुत सारे देशों ने इस पर हमले किए और अलग अलग देश से लोग आए, यहाँ पे रहे। तो आज हम लोग यही सब जानेंगे, लेकिन वो सब जानने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप का मतलब ये है कि ये सब जो अभी आप इतना, बस केवल इतना ध्यान दीजिए, ये वाला, ये जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप जिसको हम कह सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं इंग्लैंड है कहाँ, इसकी स्थिति, उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ इसके साथ। देखिए, ये है इंग्लैंड जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया था वही है इंग्लैंड। ये है फ्रांस देश, और ये है जर्मनी, ये है डेनमार्क, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, और यहाँ पे दरअसल एक नीदरलैंड्स, अगर आप सुने हो, वो है लग्जमबर्ग। यहाँ पे कुछ देश हैं बीच में, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जाना, इसलिए मैं इनके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना जानते रहिए। बाकी ये जो है ना, ये इंग्लैंड, ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? An area of land that is surrounded by water from all the time, from all the sides. An area of land that is surrounded by water from all the sides. जमीन का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहा जाता है आइलैंड। तो इसको अगर आप देखें ना, ये चारों तरफ पानी है, ये पानी, ये पानी, इधर इधर, इधर पानी, इधर पानी, वैसे ये इंग्लैंड है, और ये एक ऐसा भाग है, जमीन ही है ये, और ये सब पानी से घिरा है, तो ये एक आइलैंड ही है कुल मिला के। वैसे मैंने यहाँ पे इंग्लैंड ही क्यों लिखा है, इसके बगल में यहाँ पे वेल्स है, इसके ऊपर स्कॉटलैंड है, इधर आयरलैंड भी है। तो वो सब मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और ये देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पे है ये, और इधर बीच में फ्रांस और इंग्लिश के बीच में इंग्लिश चैनल, ये भी पानी ही है, इसका नाम इंग्लिश चैनल है। और इधर नॉर्थ सी, उत्तरी सागर इसको कहा जाता है वैसे। और तो बस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानते रहिए, ये ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। अभी इन सब पे जाने, बहुत ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ जानते रहिए, बस क्या क्या कहाँ कहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये रही इसकी लोकेशन, मतलब इंग्लैंड है कहाँ पे आखिर। अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं। देखिए, जब कहानी शुरू होती है ना, कई सौ सालों, अगर हम लोग कहें तो बहुत सालों पहले इंग्लैंड की जब कहानी शुरू हुई, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से, जहाँ से अगर आप पूछेंगे तो अंग्रेज लोग भी लगभग वहीं से बताएंगे आपको, ठीक है। तो जब इंग्लैंड की कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले, उस टाइम पे कुछ चीज़ आप लोग जान लीजिए पहले से। जब ये कहानी शुरू होती है तो उस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा था इसके आसपास। दरअसल जैसे जर्मनी, और इधर जर्मनी, फ्रांस, और ये डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब आसपास में छोटे छोटे कबीले रहा करते थे, छोटी छोटी जनजातियाँ होती थी जो आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। जो पावरफुल होता था वो दूसरे पे अटैक करता था, फिर दूसरों पे कब्जा करना, शासन करना, ये सब चल रहा था उस टाइम पे। तो ठीक है, इतना जानते रहिए बस। अब कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से, जहाँ से इंग्लिश का इतिहास शुरू होता है। देखिए,
इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। इस जगह पे केल्स नाम की एक जनजाति रहा करती थी शुरू में, एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ आपको, इससे शायद इससे आसान और नहीं हो सकता। ये देखिए, तो ये इंग्लैंड है, एकदम शुरू में इंग्लैंड में सबसे पहले यहाँ पे केल्स नामक, ये जो केल्ट लिखा गया है ना वही है, केल्स नामक जनजाति रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, 55 BC आ गई, और उस टाइम पे इस इंग्लैंड पे ये जो इंग्लैंड है ना, यहाँ पे एकदम शुरू में केल्ट्स रहा करते थे। यहाँ पे लिख दूँ क्या, CELT, यही है केल्ट, SMS लगा दीजिए, केल्ट्स। एक केल्ट्स नाम की एक जनजाति थी जो इस इंग्लैंड में एकदम शुरू में रहा करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, और कुछ दिन के बाद 55 BC में लगभग ये रोमन जो साम्राज्य था ना, वो विस्तारित हो रहा था, बढ़ रहा था। तो रोम का जो राजा था वो अपनी बड़ी सी सेना लेके आया और उसने इंग्लैंड पे हमला किया, इस पर हमला किया, और उसके बाद इस पर शासन करना शुरू कर दिया, इन लोगों के ऊपर कब्जा करके शासन करना शुरू कर दिया। तो और अगर हम लोग देखें ना, जैसे रुटलेज एक बुक है, उसमें अगर देखें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश शो, उसके अनुसार लगभग 4 सेंचुरी, मतलब अगर कहें तो 400 वर्ष इन रोम वालों ने इंग्लैंड के ऊपर शासन किया। 400 साल इन रोम वालों ने इनके इंग्लैंड वालों के ऊपर शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद शासन करने के बाद ये रोम वाले रोमन साम्राज्य से आए थे इनके ऊपर हुकूमत करने, शासन करने। लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि उस टाइम पे जो बहुत सारी जनजातियां थी, तो एक दूसरे के ऊपर लोग हमले किया करते थे। तो ऐसे ही रोम वाले हमला करने आए थे, इनके ऊपर शासन कर रहे थे, लेकिन ये अपना रोम छोड़ के आए थे। तो इनका जो रोम था ना, उस पर दूसरी जनजातियों ने हमला करना शुरू कर दिया। तो रोम वालों को लगने लगा कि यार बात तो ठीक है, हम लोग दूसरों के ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में तो हम लोग अपना खुद का रोम छोड़ देंगे, खो देंगे, क्योंकि दूसरे लोग उस पर हमला कर रहे हैं, तो कल को वो लोग शासन करना शुरू कर देंगे हमारे अपने घर पे। तो इससे बढ़िया इसको छोड़ के चलो अपना देश बचाते हैं। तो क्या हुआ, फिर ये रोम वाले इसको छोड़ के चले गए वापस। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब इसके आगे कहानी थोड़ी, ये लोग अब रोम वाले छोड़ के चले गए इंग्लैंड को। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी की कुछ ट्राइब्स थी, कुछ जनजातियां थी, जो रोम वाले गए तो जर्मनी की 3 ट्राइब्स थी, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स इनको कहा जाता था। ये लोग जर्मनी में रहते थे। जब रोम वाले चले गए इंग्लैंड को छोड़ के, तब ये तीनों आ गए यहाँ पे इंग्लैंड में, और ये लोग आके यहाँ पे शासन करने लगे। मतलब रोम वाले शासन करके गए, अब जर्मनी वाले आ गए। ये लोग, जर्मनी की 3 जनजातियाँ थी जो आए यहाँ पे रोम के बाद, अब ये लोग कब्जा करके अपना शासन करना शुरू कर दिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जरूर जानिएगा, मतलब जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड नाम, यहाँ पे मैंने कहा आपको 3 जनजातियाँ आई थी, और ये एंगल्स एक को कहा जाता था, दूसरा सैक्सन्स और तीसरा जूट्स। तो ये जो एंगल्स है ना, एंगल्स, ये इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम इंग्लैंड बना है। एंगल्स लैंड, एंगल का लैंड, एंगल की ज़मीन, उसी। और मैंने आपको पता था, ये शुरू में ऐसे ही खाली पड़ा था ये देश, इसका नाम वाम नहीं था तब उस टाइम पे। और जब ये लोग आए ना, ये वाले जर्मनी वाले एंगल्स जब यहाँ पे आए, तो एंगल्स लैंड के नाम, एंगल लैंड्स जोड़ के इसको इंग्लैंड बना दिया गया। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, वैसे अगर आप ये देखेंगे WG लॉन्ग बुक अगर देखेंगे, पढ़ेंगे उसमें इतिहास के बारे में, ये वाला, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये डायरेक्ट नाम नहीं बना था, जैसे एंगल्स से डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं बना था। यहाँ लिखने की जगह भी नहीं है कहीं पे। ऐसे यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ANGLA एंग्ला लॉन्ड, LOND एंग्ला लॉन्ड, और फिर ENGLELOND। ये देखिए, सबसे पहले एंगल्स ने, जब एंगल्स के नाम पे इसका नाम रखा जाने लगा, तो सबसे पहले इन लोगों ने एंग्ला लॉन्ड, ये एंग्ला लॉन्ड ये नाम रखा। और टाइम जैसे बीतता गया, उसके साथ साथ ये एंग्ला लॉन्ड एंगल लॉन्ड, LO है ये, LO एंगल लॉन्ड में बदल गया। और फिर इसके बाद यही एंगल लॉन्ड इस इंग्लैंड में बदल गया। समझ में आया? मतलब एंगल्स, जो ये एंगल्स थे ना, इनके नाम से पहले ये रखा गया इस देश का नाम, फिर समय के साथ साथ ये बदल के ये हो गया, फिर इससे बदल के तब इंग्लैंड बना, और तब से ये पूरी दुनिया में इंग्लैंड के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और ये वही इंग्लैंड है जिसने दुनिया पे हुकूमत की थी, जिसने हमारे ऊपर और बहुत सारे देशों के ऊपर राज किया था, अंग्रेज लोग जहाँ से आए थे। तो ठीक है,
इतनी कहानी याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है कि इंग्लैंड का नाम आखिर इंग्लैंड कैसे बना। तो कुल मिला के ये जान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि W.G. लॉन्ग, जैसे मैंने जिस बुक में पढ़ा था उसमें साफ साफ ये दिया था कि एंगल्स के बाद ये बना पहले, फिर ये बना, फिर उसके बाद ये बना। लेकिन हो सकती है कुछ किताबों में जैसे रुटलेज हुई या फिर एडवर्ड एल्बर्ट हुई या फिर आप कहें डेविड डचेस, बहुत सारी बुक्स हैं इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की। तो हो सकता है इसमें कहीं ये ना दिया हो, इसमें सीधा ही दिया हो कि एंगल्स के नाम से सीधा इंग्लैंड बना। तो आप लोग खुद कुल मिला के इतना जानते रहिए कि एंगल्स के नाम पर ही इस देश का नाम इंग्लैंड बना है, बस। और आप लोग वैसे भी सर्च करेंगे तो लगभग यही दिखाएगा कि एंगल्स के नाम पर इंग्लैंड बना है, ठीक। तो कुल मिला के अब हम लोग कह सकते हैं कि इस ज़मीन का नाम, मतलब इस देश का नाम इंग्लैंड, जर्मनी वाले जब आए थे तो उन्हीं के नाम से मिलकर, उन्हीं की जनजाति के नाम पर इंग्लैंड पड़ा, ठीक। इस प्रकार से कुछ दिन तक इन लोगों ने शासन किया, इन लोगों ने इसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। फिर क्या हुआ आगे, 5th सेंचुरी में लगभग 450, अगर हम लोग कहें तो 450 में के टाइम पे आए थे ये लोग। अब इसके बाद 6th सेंचुरी आ जाती है। 6th सेंचुरी में क्या हुआ, जो क्रिश्चियन धर्म है ना, ईसाई धर्म, ये पैदा हो गया था, ये पैदा हुआ था रोम में। तो रोम के एक धर्मगुरु थे, उनका नाम था सेंट अगस्टाइन। 6th सेंचुरी में वो क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को लेकर इंग्लैंड में आए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इंग्लैंड, मतलब ये ईसाई धर्म अच्छा है, आप लोग स्वीकार कर लीजिए, ऐसा वैसा। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ईसाई धर्म रोम से 6th सेंचुरी में सेंट अगस्टाइन लेकर इंग्लैंड में आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद, अभी अब थोड़ा थोड़ा जानते जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा आखिर मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वाइकिंग्स, ये भी एक जनजाति थी और ये बहुत ही खूंखार थे। ये भी बस ऐसे ही दूसरे के ऊपर हमला करना, लूटना खाना, ये सब चल रहा था। तो ये लोग भी आ गए इस पर राज करने, एंगल सेक्शंस, इनके बाद ये वाइकिंग्स, ये लोग आए, इन लोगों ने फिर शासन करना शुरू कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये नॉर्मन्स, ये जो नॉर्मन है ना, नॉर्मन, दरअसल ये नॉर्मन जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला, यही का नॉर्मन, ये लोग आए थे फ्रांस से। इंग्लैंड पे शासन चल रहा था एक राजा का, उसका नाम था हेराल्ड, हेराल्ड अगर कहा जाए, HAROLD, हेराल्ड। और ये सब चल रहा था उसी टाइम पे। 1066 में फ्रांस का एक राजा था, उसका नाम था विलियम। उसने अपनी सेना लेके, बड़ी सी सेना लेके वो आया और उसने इंग्लैंड पर यहाँ पे आके हमला कर दिया उसने भी। इस टाइम पे यहाँ का जो राजा था उसका नाम था हेराल्ड, मैंने आपको पहले बताया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे जब वो वहाँ से सेना लेके निकला तो इसको, जो यहाँ पे राज कर रहा था इंग्लैंड में, उसको इन्फॉर्म किया गया, लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमला होने वाला है, मतलब ये राजा हमला करने वाला है आपके ऊपर। तो ये भी मतलब अपने हार नहीं मान रहा था आसानी से। अभी वैसे जैसे फिल्म डायलॉग है ना एक, कि ये हैरोल्ड गॉडविंसन फ्रांस वालों के सामने कभी भी झुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, कुछ उसी टाइप का जान लीजिए। तो ये जो हैरोल्ड था, ये भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। तो फिर फ्रांस वालों ने कहा चलो ठीक है, आओ फिर युद्ध के मैदान में, देखते हैं झुकोगे नहीं, ठीक है। इस तरह से दोनों सेनाएं, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ तभी मैं लिख पाऊंगा। वैसे आपको ये सब क्लियर तो हो ही गया होगा ना, कहाँ से। और ये जो वाइकिंग्स आए थे ना, ये वाइकिंग्स, ये यहाँ से आए थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से। और जो जर्मनी से आए थे वो ये लोग आए थे यहाँ से। तो वैसे भी देखिए पानी में उतरे यहाँ से सीधा इंग्लैंड। और फ्रांस से, जब मैंने अभी आपको बताया फ्रांस से जो आए थे ये वाले, तो यहीं से, बस यहीं से आइए सीधा इंग्लैंड में, ये पानी उतरिए यहाँ से, यहाँ पहुँच जाइए आके। तो ये वाला वैसे मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको जगह थोड़ा कम है इसलिए, ताकि मैं कुछ और बता सकूँ आपको। अच्छा बस, अब देखिए यहाँ तक हो गया। तो एक कहानी समझ में आई ना। हाँ, इस तरह से जो ये फ्रांस वाले थे, यहाँ पे इंग्लैंड लिख देते हैं, इस इंग्लैंड और इधर फ्रांस, दोनों सेनाएं, मतलब उधर विलियम था फ्रांस का राजा, विलियम उसका नाम था, विलियम, और इधर हेराल्ड, इन दोनों की सेनाएं आपस में यहाँ पे आके, मतलब दोनों युद्ध के मैदान में आई, फिर दोनों में लड़ाई हुई। और उसमें फ्रांस वाले जो थे, इसका नाम था विलियम, लिख देते हैं हिंदी में थोड़ा सा, विलियम, और ये था हेराल्ड, ऐसे ही। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हुई बहुत भयंकर। और इंग्लैंड, ये जो है ईस्ट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का राजा था, ये झुकेगा नहीं, वही वाला,
तो ये बेचारा हार गया और उसके बाद जीत हुई फ्रांस की, FRANCE, पूरा लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा। इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो राजा था हेरल्ड, ये हार गया और जीत हुई विलियम की इसके। अब क्या हुआ, इस तरह से जो इंग्लैंड था ना उस पर अब शासन आ गया फ्रांस वालों का, और फ्रांस वाले आ गए राज करने के लिए। समझ में आएगी कहानी यहाँ तक? नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंग्लिश भाषा है आखिर बनी कैसे। आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा, आप लोगों को कहानी थोड़ा समझ में आ गई होगी कि इंग्लैंड पर कितने सारे लोगों ने हुकूमत की, कितने सारे लोगों का हमला हुआ और कैसे कैसे इंग्लैंड उसके बाद फिर मतलब बाद में आगे बढ़ा, ये सब अलग की बात है। कुल मिला के ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इंग्लैंड पर आक्रमण किए गए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश भाषा पैदा कैसे हुई। देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में इंग्लैंड में एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम था केल्ट्स। ये शुरू शुरू में रहती थी। तो ये लोग जो वहाँ पे रहते थे, ये लोग अपनी केल्टिक भाषा, वैसे देखने में सेल्टिक लगता है लेकिन केल्टिक पढ़ा जाता है, तो ये होता है, ये लोग जो केल्ट्स लोग रहते थे ना, ये अपनी केल्टिक भाषा बोला करते थे। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि उस इंग्लैंड पर हमला हुआ रोम वालों का। जब रोम वालों ने हमला किया तो ये लोग अपने साथ लेके आ गए लैटिन लैंग्वेज। जो लोग पहले से रहते थे केल्ट्स लोग, वो लोग इसमें बोलते थे केल्टिक भाषा में। जब रोम वालों ने हमला किया तो ये लोग अपने साथ लैटिन भाषा लेके आ गए। और रोम वाले जब वापस चले गए, जर्मनी वाले आए एंग्लो सैक्सन जूट्स, तो ये लोग अपनी एंग्लो सैक्सन भाषा लेके चले आए। और ये दोनों भाषाएं तो पहले से चल रही थी इंग्लैंड में। अब जब ये लोग लेके आए अपनी एंग्लो सैक्सन भाषा, और ये लोग लाके इन लोगों ने इसी में मिला दिया, मतलब ये दोनों पहले से चल रहे थे तो इन लोगों ने लाया इसमें मिला दिया। और अब इसको जब ये सब मिल गया एक साथ में, ये और ये एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जब ये सब तीनों मिल गई तब इसको कहा जाने लगा ये ओल्ड इंग्लिश। समझ में आई? ये लोग दोनों पहले से बोले जा रहे थे। जब जर्मनी वाले आए और ये अपने साथ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज लेके आए, जब ये सारी भाषाएं एक में मिल गई तब इनको कहा जाने लगा ओल्ड इंग्लिश। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इंग्लिश का जन्म यहीं से शुरू हो रहा है। जब ये जर्मनी वाले आए अपनी भाषा लेके और ला के इनकी भाषा में जो पहले से बोली जा रही थी उसमें मिला दिए, तब ये ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई, यहीं से ओल्ड इंग्लिश। ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी को लेकर सेंट अगस्टाइन रोम से इंग्लैंड में आए, और जब वो आए थे ना तो वो लैटिन, ग्रीक और हिब्रू, ये भी भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं को लेकर वो भी चले आए कहाँ, यहीं पे। ये सब लोग जान लीजिए, एक इंग्लैंड की बात चल रही बस यहीं पे। ये लेके आए, ये भी इसी में मिला दिए। इंग्लैंड में लेके आए, ये भी मिल गई इसी में। उसके बाद वाइकिंग्स का हमला हुआ। दरअसल इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ तब समझ में आएगा और अच्छे से। अब देखिए, ये वाली भाषा थी पहले से, यहाँ पे ये मिल गई आके, ये भी मिल गई आके, ये लोग लेके आए, यहाँ पे मिल गई। और जब वाइकिंग्स जो लोग आए थे हमला करने इंग्लैंड पे, जब वो लोग हमला करने आए तो वो लोग अपने साथ में ओल्ड नॉर्स ये भाषा लेके चले आए। इसके बाद जब नॉर्मन्स, मतलब जो फ्रांस वाले थे, जब वो शासन करने आए, वो लोग अपने साथ फ्रेंच और लैटिन ये भाषा लेके चले आए, ये भी आके इसी में मिल गई। जब, और एक चीज़ जान लीजिए, ये सब कहानी ऐसे चल रही थी, मतलब यहाँ पे जब ये जो थे ना ये जर्मनी वाले, जब ये लोग अपनी भाषा लेके आए और इसमें मिलाए तब इसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाने लगा यहाँ पे। तब यही ओल्ड इंग्लिश चलती गई। और लास्ट में जब 1066 में जब विलियम जो कि राजा था वहाँ का, फ्रांस का, जब उसने हमला किया था तो वो अपने साथ ये भाषा लेके आया, और जब उसने ला के मिला दिया उसमें जो पहले से चली आ रही भाषा थी ओल्ड इंग्लिश में, ये वाली जो ओल्ड इंग्लिश है यही तो चल रही थी ना इधर से, यही इधर से आ रही थी चलती हुई। तो यहाँ पे जब इसने फ्रेंच और लैटिन को लाके इसमें मिला दिया ओल्ड इंग्लिश में, तब से उसको मिडिल इंग्लिश कहा जाने लगा। और वही यहाँ पे लिखा है ये मिडिल इंग्लिश। मतलब ओल्ड इंग्लिश में जब ये सब मिला दिया गया लाके, ये सब जो मिल के चल रही थी पहले से, लेकिन जब इसने हमला किया और फ्रेंच लैटिन ये सब मिल गया आके, तब वहाँ से शुरुआत मानी जाती है मिडिल इंग्लिश की। ठीक है। और ऐसे ही मिडिल इंग्लिश चलती रही धीरे धीरे, और आगे जाके लगभग 15th सेंचुरी में अगर आप देखें तो, या 15th सेंचुरी तक जाते जाते जो अंग्रेज़ लोग थे वो लोग दुनिया के में बहुत सारे देशों पे आना जाना, दुनिया के साथ व्यापार करना और बहुत सारे काम करना, ऐसे दूसरे पे शासन करना, ये सब शुरू कर दिए थे। तो दूसरे देश में आना जाना जैसे उनका हुआ तो वो लोग वहाँ से बहुत सारे नए शब्द लेके आए, और इधर 15th 16th सेंचुरी में
16th सेंचुरी में उधर विलियम शेक्सपियर और बहुत सारे राइटर्स भी आ गए। तो विलियम शेक्सपियर ने जैसे बहुत सारे शब्द दिए इंग्लिश को, तो ये सब जोड़ा गया, वो सारी चीज़ें जैसे अंग्रेज लोग बाहर से कुछ लेके आए, शेक्सपियर ने कुछ शब्द दिए, इन सबको जब मिलाया गया इस मिडिल इंग्लिश में, जब ये सारी चीज़ें मिलाई गई मिडिल इंग्लिश में, तब ये जाके बनी मॉडर्न इंग्लिश। और ये मॉडर्न इंग्लिश वही इंग्लिश है जो इस टाइम पे हर एक स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिखा जाता है और जिसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश। तो यही ये कहानी इस इंग्लिश की, इस तरह से ये बनी इंग्लिश भाषा, ठीक है। तो यहाँ तक ये मॉडर्न इंग्लिश है जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, वही वाली भाषा है मॉडर्न इंग्लिश। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश भाषा अगर हम मान लें 100% इंग्लिश भाषा है ये वाली, तो इसमें कितनी कितनी प्रतिशत लगभग दूसरी भाषाओं का जो है योगदान है, ये देखना चाहें तो ऐसे हम देख सकते हैं। देखिए, वैसे भी कोई चीज़ अपने आप में 100% ही होती है, तो इंग्लिश अगर हम माने मतलब इंग्लिश 100% है, तो इसमें और सारी भाषाएं कितना परसेंट है लगभग देखिए। लैटिन भाषा, जैसे मैंने आपको बताया, लैटिन कई लोग लेके आए थे, क्रिश्चियनिटी जब आई थी तब लैटिन आए थे, और उसके बाद नॉर्मल से ये लैटिन भाषा लेके आए, और रोम वाले तो पहले ही लैटिन लेके आए थे। तो इस तरह से यहाँ पे मिलते मिलाते कुल 29% भाषाएं, मतलब 29% जो शब्द हैं इंग्लिश के, वो लैटिन से लिए गए, लैटिन भाषा से, और 29% अगेन फिर से 29% फ्रांस वाली भाषा से लिए गए। मतलब 29% शब्द जो हैं इंग्लिश के वो फ्रांस से लिए गए। फिर 26% इंग्लिश के शब्द जर्मनी से लिए गए, और 6% ग्रीक से लिए गए। इसी तरह से कुछ दूसरी भाषा थी, उनमें से 6% लिए गए, और कुछ नेम्स थे वो 4% लगभग थे। तो इस तरह से इन सबको मिला के तब 100% इंग्लिश बनी, जो इंग्लिश हम और आप आज बोलते हैं, जो दुनिया बोलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा एक चीज़ कि आखिर इंग्लिश में बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत अलग अलग होती हैं। आखिर बदल जाता है क्यों कोई चीज़? जैसे अगर देखा हो तो GOOD गुड होता है ये, लेकिन FOOD फूड ऐसा क्यों होता है? जब यहाँ पे डबल ओ से ऊ बन रहा है, तो यहाँ पे ऊ बड़ा ऊ का साउंड क्यों बन रहा है? ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि जैसे बहुत सारे शब्द जो अलग अलग देश से आए, तो वो लोग वही देश का जो नियम था मतलब बोलने का, अपनी अपनी भाषा, वो लोग उसी हिसाब से बोलते थे। अब जब धीरे धीरे ला के इंग्लिश में शामिल कर दिया गया चीज़ों को, तो शामिल जरूर किया गया, लेकिन वो लोग ये सारी भाषाएं, मतलब सारे शब्द बोले ऐसे ही जा रहे थे जैसे वहाँ पे बोले जाते थे पहले। इसलिए इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी नियम एक तरह से हमेशा लागू नहीं होता। जैसे मैंने कहा आपको, ये गुड हो गया, ये फूड हो गया, और एक होता है ब्लड, BLOOD। इसमें देखिए बड़ा ऊ का मात्रा बन रहा है, इसमें छोटा ऊ का, इसमें ये। और इसी तरह कहीं कहीं जैसे CH होता है ना, तो कहीं कहीं CH से शाह बनता है। जैसे फ्रांस में शाह बन गया, इंग्लिश में चा बनता है। तो कहीं कहीं आपको लगता होगा कहीं जब चा बनता है चाय ही बनना चाहिए, शाह क्यों बनता है? लेकिन जब ये जिस मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी भाषाओं को मिला के फिर इंग्लिश बनी। तो जैसे मान लीजिए चा फ्रांस में बोली जा रही है, और वहाँ वाले इसको पहले से शाह पढ़ते हैं, तो ये लोग अपना बनाएंगे। जैसे एक वर्ड है शैंडलियर, तो फ्रेंच का वर्ड है। अब जब इसको जोड़ा गया इंग्लिश में, तो वैसे ला के रख दिया गया, और उसका नियम भी बनाया गया, मतलब शैंडलियर ऐसे ही बोला जाएगा, और उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, शैंडलियर से, LIER, शैंडलियर, ऐसे इसको यही कहा जाता है। इसका मतलब झूमर होता है जो घरों में सजाया जाता है, इसे टांगा जाता है भाई, तो ये वाला होता है। और ऐसे ही चा से, इसी सी से चा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो कुल मिला के इस तरह से देखा जाए, अगर इतनी सारी भाषाएं मिला के तब इंग्लिश बनी, और ये कुल मिला के खिचड़ी टाइप कह लीजिए आप, वैसे ही बनी है। और इसीलिए कोई भी नियम इंग्लिश में एक जैसा लागू नहीं होता है। कहीं देखिए कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, हमेशा इसके उच्चारण बदलते रहते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश भाषा बनी कैसे। आखिर ये सब इतने हमले हुए, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ बदलती गई इंग्लिश भाषा, और फिर बनी ये। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कारण था कि पूरी दुनिया में, या क्या कारण है कि अभी पूरी दुनिया में केवल इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है? जब अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी सीख लिया, और उसके बाद ये लोग दूसरे देशों में जाकर व्यापार करने लगे, और ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इंग्लिश भाषा लेके चले गए। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर इनका कंट्रोल था, और अपने भारत के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ पर ये गए शासन करने, और वैसे भी, तो वहाँ पर ये इंग्लिश भाषा लेके चले गए। सब कुछ छोड़िए, जो अमेरिका, जो आज सबसे पावरफुल कंट्री है पूरी दुनिया का, वहाँ पे भी ये लोग गए तो इंग्लिश लेके चले गए, और आज देखिए अमेरिकन्स भी इंग्लिश बोलते हैं।
तो इस तरह से इंग्लिश भाषा इन लोगों ने पूरी दुनिया में फैला दी। जहाँ जहाँ बहुत सारे देशों पर इनका कब्जा था ही, तो जहाँ गए ये लोग लेके चले गए और उसके बाद वहाँ से पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गई। तो इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली अगर, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये लोग जब इंग्लैंड वाले जब दूसरे देशों पे कब्जा किए और वहाँ गए जहाँ जहाँ पे इनका कब्जा था, तो वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, लोगों को सिखा दिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गई। और अगर मान लीजिए इंग्लैंड वालों ने इंग्लिश ना बोल के कोई और भाषा बोली रही होती, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज़, ये सब, तो हो सकता है आज दुनिया में वही भाषा बोली जाती। तो मैंने आपको बता दिया पूरा इतिहास कुल मिला के कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और ये सब आपको समझ में आता ही होगा। और ये दरअसल छोटी सी गलती क्या है कुल मिला के, ये देख लीजिए, ये जो है ना, ये ओ नहीं है, दरअसल ये जी है, इंग, और ये लिस्ट, ये इंग्लिश, ये वाली इंग्लिश है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ओके, तो ये इंग्लिश है कुल मिला के, ये ओ नहीं है, दरअसल ये जी है, यही है, ठीक है, ये जी है, ये ओ नहीं था, जी है, इंग्लिश, ठीक। तो ठीक है, और आज तो समझ में आ ही गया होगा सब कुछ जो मैं दरअसल आज मैं आपको बताना चाहता था कि इंग्लिश दुनिया में कैसे आई, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश भाषा बनी कैसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते और सीखते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। विल मीट इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।